जोहार साथियों, स्वागत है आप लोग का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। हम लोग झारखंड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। झारखंड हिस्ट्री में हम लोग का एंशिएंट कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मीडिएवल पढ़ रहे हैं। मीडिएवल भी आज लगता है लास्ट ही क्लास है हम लोग का, ठीक है। मीडिएवल में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? औरंगजेब कालीन झारखंड। क्या पढ़ रहे थे? औरंगजेब कालीन झारखंड। उसमें हम लोग का कंप्लीट क्या हो गया था? सबसे पहले छोटा नागपुर का खास कंप्लीट हो चुका था। हम लोग को मेन क्या पढ़ना है? छोटा नागपुर खास का नागवंश पढ़ना था और एक पलामू का चेरो वंश पढ़ना था, ठीक है। लेकिन हम लोग कंप्लीट क्या कर चुके हैं? छोटा नागपुर खास का नागवंश कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सिंहभूम का सिंह वंश कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद धनबाद हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जहाँ पे पंचायत शासक है, मानभूम शासक है, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पलामू का चेरो वंश पढ़ेंगे, यानी कि औरंगजेब कालीन झारखंड। और झारखंड में भी क्या? पलामू का राजवंश। क्या पढ़ेंगे? हाँ, पलामू का चेरो वंश पढ़ेंगे। पलामू के जो चेरो राजा थे, मेदिनी राय, जिस समय औरंगजेब शासन कर रहा था दिल्ली पे, उस समय पलामू का चेरो वंश कौन था? ठीक है, पलामू का चेरो राजा कौन था? मेदिनी राय, जिसका शासनकाल चला था 1658 से लेकर 1674 तक। कितना तक? 1658 से लेकर 1674 तक, ठीक है। मेदिनी राय ने मुगलों की अधीनता अस्वीकार कर दी और समवर्ती मुगलों को लूटा। यानी कि मेदिनी राय जो था, उसके पास प्रस्ताव भेजा कि आप मेरा अधीनता को स्वीकार कर लीजिए। औरंगजेब के द्वारा भेजा गया प्रस्ताव, लेकिन इसने उसके अधीनता को स्वीकार नहीं किया। और इतना सा ही नहीं, उसने क्या किया? मुगल को लूटा, यानी कि उसके समवर्ती क्षेत्र को लूटा भी। उसके बाद मुगल शासक अंग्रेजों की सालाना कर देना, मुगल शासक जो है औरंगजेब को सालाना कर देना बंद कर दिया। एक तो पहले कर भी दिया करता था, अक्सर आप देखे होंगे ना कि कर निर्धारित किया जाता था, किसी को 1 लाख, किसी को 1,36,000, इस पे भी कुछ कर लगाया था, जिसको ये देना बंद कर दिया। मेदिनी राय ने कर देना बंद कर दिया। इससे भी औरंगजेब नाराज था। औरंगजेब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि बहुत कुछ कर दिया। क्या क्या कर दिया? सबसे पहले उसका अधीनता को स्वीकार नहीं किया, पहला। उसके बाद क्या किया? मुगल का समवर्ती क्षेत्र को लूटा, दूसरा। उसके बाद कर देना भी बंद कर दिया। यानी कि 3 कारण हो गया कि औरंगजेब चाहने लगा कि नहीं, अब तो इस पे आक्रमण करना होगा, और करवाया भी। तो देखिए किसने किया, वो देखते हैं हम लोग। औरंगजेब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सका और बिहार का सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने भेज दिया। किसको भेज दिया? तो बिहार का सूबेदार दाऊद खां को पलामू पर आक्रमण करने भेज दिया। दाऊद खां सेना लेकर 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को पटना से पलामू की ओर निकला। कब निकला था? तो नहीं, 23 अप्रैल 1660 ईस्वी को। ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये याद रखना जरूरी नहीं है। तो दाऊद खां पटना से निकला पलामू की ओर। कब? तो 1660। कब निकला? 1660 ईस्वी को। और वो कहाँ पे पहुंचा? तो सबसे पहले कोठी पहुंचा, ठीक है। हाँ, कोठी का किला को लूट लिया। 5 मई 1660 ईस्वी को सबसे पहले कोठी का किला लूटा। किसने लूटा? तो दाऊद खां ने कोठी का किला को लूटा। कब? 5 मई 1660 ईस्वी को। अब उस पर अधिकार कर लिया। 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले पटना से आया झारखंड, और झारखंड में सबसे पहले किसको लूटा? कोठी को कब लूटा? तो कोठी को कब? हाँ, 1660, 5 मई 1660 को, 5 मई 1660 ईस्वी को कोठी को लूटा। कोठी को लूटने के बाद कहाँ गया वो? कुंडा कहाँ स्थित है? हजारीबाग में, ठीक है। 3 जून 1660 ईस्वी को कुंडा पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और वहां पे उस समय कुंडा का जो राजा था वो कौन था? तो चुन राय। कौन था? चुन राय। और चुन राय ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। इससे क्या हुआ? उसने तो धर्म परिवर्तन कर लिया। इससे क्या हुआ? चेरो राजा जो था, मतलब चेरो का जो राजवंशीय था, सब वो सब को क्रोधित हो गया कि नहीं, इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। ऐसे आप लोग को भी पता है कि कोई भी धर्म परिवर्तन करता है तो प्रॉब्लम तो होता ही है। तो अब वो मजबूरी से करे या शौक से करे, लेकिन चुन राय ने अपना धर्म तो परिवर्तन कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि चेरो को बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसने क्या किया कि एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? सुरवर राय। क्या था? सुरवर राय कौन था? तो वो था, सुरवर राय जो था वो था, नहीं, मेदिनी राय नहीं, सुरवर राय जो था वो था चुन राय का जो था भाई था। सुरवर राय कौन था? चुन राय का भाई था।
उसको उसको बोला कि आप जाइए उसका हत्या कर दीजिए। मेदिनी राय ने कहा कि आप जाइए उसका हत्या कर दीजिए। और सुरवर को कहा। सुरवर कौन था? जो चुन राय का भाई था सुरवर राय। और सुरवर राय को किसने बोला? मेदिनी राय ने। मेदिनी राय ने बोला कि आप जाइए उसका हत्या कीजिए, और उसने उसका हत्या कर दिया। ठीक है, और चुन राय की हत्या कर दी गई। और सुरवर राय कौन था? तो चुन राय का भाई था। तो हम लोग सबसे पहले कुंडा देखेंगे। ठीक है, कुंडा का राजा कौन था? पहले चुन राय। चुन राय की हत्या किसने किया? सुरवर राय। सुरवर राय कौन था? उसका भाई था। क्यों उसका हत्या किया? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म कबूल, हाँ, उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। ठीक, अपना लिया था। ठीक है, और मेदिनी राय के इशारे पे मारा गया था उसको। ठीक है, अब जो है मुगल चेरों की राजधानी की ओर बढ़े, और 3 नवंबर को वह तरहसी पहुंचे। कहाँ? 3 नवंबर को तरहसी पहुंचे। और तरहसी में पलामू के मंत्री कौन थे? तरहसी जो है पलामू में है। ठीक है, और उस तरहसी में जो पलामू के तरहसी पहुंचे तो वहां का मंत्री कौन था? तो सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह। और सूरत सिंह ने मुगल सूबेदार दाऊद खां के समक्ष संधि प्रस्ताव रखा। जब वो आया आक्रमण करने के लिए दाऊद खां, तो सूरत सिंह ने संधि का प्रस्ताव रखा। ठीक है, परंतु संधि प्रस्ताव पर विचार होने से पूर्व ही एक अलग घटना घट गया। क्या घटना घट गया? तो आप लोग को पहले से पता था, चेरो शासक क्या करता था? मुगल को लूटता था। तो इधर प्रस्ताव भेजा और उधर फिर से किसी ने लूट लिया उसको। जैसे उसको लूटा, फिर से मुगल क्रोधित हो गया, और मुगल क्रोधित हो गया तो क्या किया? वो उसका प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, और पूरी तरह से पलामू को लूटा। ठीक है, एकदम जितना उसको मन हुआ, मतलब पूरी तरह से उसको लूट लिया। ठीक है, इस घटना से मुगल क्रोधित हो गए और पुनः पलामू पर आक्रमण किया, और मेदिनी राय को यह प्रस्ताव भेजा कि वह इस्लाम धर्म स्वीकार करे और वे प्रस्तावित रकम देना स्वीकार करे। अभी तक वो चुन राय के पास गया था। चुन राय जो कुंडा का शासक था। ठीक है, उसके पास गया और उससे इस्लाम कबूल करवाया। अब वहां से किसके पास आया? तो मेदिनी राय के पास। और मेदिनी राय को भी बोला कि आप जो है इस्लाम धर्म को कबूल कीजिए, और जो प्रस्तावित रकम है वो आपको देना स्वीकार कीजिए। जो कि वो दोनों में से दोनों कुछ नहीं इनकार किया। ना वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पसंद किया, और ना ही उसको रकम देना, कर देना पसंद किया। ठीक है, मेदिनी राय तैयार नहीं था देने के लिए, और इसके जगह पे उसने क्या सोचा कि नहीं, इससे अच्छा है कि हम युद्ध करें, और उसने युद्ध करना उचित समझा। और चेरो बहुत बहादुरी से मुगल से लड़ा, लेकिन इसमें चेरो की पराजय हुई। चेरो जीत नहीं पाया, इसमें चेरो की पराजय हुई, और पलामू पर कब्जा किसका हो गया? मुगल का कब्जा हो गया। और ये जो लड़ाई लड़ा था चेरो और मुगल जो लड़ा था, वो कहाँ पे लड़ा था? वो पलामू के जो नए किला है, पलामू के नए किला जो औरंगा नदी के तट पर है। कहाँ पर स्थित है? औरंगा नदी के तट पर। वहीं पे ये लड़ाई हुआ था। तो पलामू का नए किला का निर्माण किसने कराया था? मेदिनी राय ने। पुराना किला का प्रताप राय, और पलामू का नया किला का मेदिनी राय। और ये औरंगा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। तो औरंगा नदी कहाँ से निकलती है बता सकते हैं? लोहरदगा से। वेरी गुड। कहाँ से निकलता है औरंगा नदी? लोहरदगा से निकलता है। एक और नदी है अमानत नदी। औरंगा और अमानत में कंफ्यूजन रहता है। औरंगा कहाँ से निकलता है? लोहरदगा से। और अमानत निकलता है चतरा से। ठीक है, कहाँ से निकलता है? चतरा से। हाँ सर, उत्तरी कोयल का। ठीक है, अब देखिए जब ये लड़ाई हुआ, इसमें चेरो की हार हुई, तो परिणाम क्या क्या निकला? मुगल का पलामू पर कब्जा हो गया। मुगल का पलामू पर कब्जा हो गया। मेदिनी राय सरगुजा भाग गए। कहाँ भाग गए मेदिनी राय? सरगुजा। सरगुजा वर्तमान में कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ सरगुजा भाग गए। और पलामू का जो फौजदार बनाया गया, नया फौजदार बनाया गया, वो किसको बनाया गया? मनकली खां को। किसको बनाया गया? मनकली खां को। मनकली खां को अब पलामू का नया फौजदार बनाया गया। ठीक है, दाऊद खां पलामू के सिंह द्वार साथ ले गए। एक पलामू में सिंह द्वार था, उसको दाऊद खां कहाँ ले गए? तो अपने साथ ले गए। और कहाँ पे उसको बैठा दिया? तो औरंगाबाद जिला जो है ना, वहां पे दाऊद नगर है, वहां पे जाके सिंह दरवाजा को बैठा दिया। ठीक है, दाऊद खान। अब दाऊद खान ने
दाऊद खान ने किसको हराया? चेरो शासक को। और चेरो शासक बहुत प्रतापी था, मेदिनी राय बहुत प्रतापी शासक था, तो उसको हराया। तो मुगल शासक तो उसको तो कुछ देगा ना, खुश हुआ उससे। तो मुगल शासक ने दाऊद खान को 50,000 मूल्य की मोतियों का एक माला दिया दाऊद खान को, ठीक है। अब आगे चल के 22 अगस्त 1666 ईस्वी में पलामू से मनकली खां का तबादला हो गया, यानी कि वहां से उसका ट्रांसफर हो गया, ठीक है। किसका? मनकली खां का। पलामू से मनकली खां का ट्रांसफर हो गया, ठीक है। अब पलामू के शासक मेदिनी राय सरगुजा से पुनः वापस आ गए, जब देखा कि अब वहां मनकली खां नहीं है, अब कोई वैसा शासक आ गया होगा, वहां पे वैसा सूबेदार आ गया होगा जो ज्यादा, हाँ, वो कमजोर होगा, जिससे कि मेदिनी राय ने समझा कि अब हम वहां जा सकते हैं, और पुनः आया वो सरगुजा से और पलामू पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और पलामू के विकास का कार्य करने का स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे पलामू के चेरो वंश के राजा मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो वंश क्या क्या किया, ठीक है। चेरो वंश के शासनकाल में मेदिनी राय के साथ क्या क्या घटना घटा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेदिनी राय जब सबसे पहले दाऊद खां आया, कहाँ पे आया? पटना से आया। सबसे पहले किसको लूटा? कोठी। किसको? कोठी को। नहीं, कोठी को, पहले कोठी को, फिर कुंडा को, पहले कोठी, ठीक है। पहले आया वो कोठी को लूटा, वहां से आगे बढ़ा कुंडा, फिर कुंडा को लूटा। अब वहां से दाऊद का कहाँ आया? नहीं सर, तरहसी। कहाँ आया? तरहसी। और तरहसी का राजा कौन था? चुन राय। कौन था? चुन राय वहां का शासक था। वो इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे कि चुन राय का हत्या कर दिया। किसने हत्या किया उसका? बताइए। हाँ, सुरवर राय। कौन था? सुरवर राय ने उसका हत्या कर दिया। सुरवर राय कौन था? चुन राय का भाई। हाँ, चुन राय का भाई था सुरवर राय ने हत्या कर दिया। किसका? चुन राय का। और किसके इशारे पे? मेदिनी राय के इशारे पे उसका हत्या कर दिया। अब हम लोग देखेंगे, अब वहां से वो कहाँ आया? दाऊद खां आया मेदिनी राय के पास आया ना, पलामू में आया। और मेदिनी राय क्या किया? उससे युद्ध किया तो हार गया। अब वो कहाँ भाग गया? सरगुजा याद रखिएगा, सरगुजा छत्तीसगढ़ में, लेकिन भागा कहाँ था? सरगुजा भाग गया। अब पलामू का फौजदार किसको बना दिया? मनकली खां। किसको बना दिया? मनकली खां को वहां का फौजदार बना दिया गया। अब जो पलामू का राजधानी था उस पर किसका अधिकार हो गया? मुगल का अधिकार हो गया। और वो 2 हाथी के साथ मुगल दरबार चला गया। दाऊद खां 2 हाथी के साथ मुगल दरबार चल गया, और बाकी सिंह दरवाजा तो लेगा ही था। अब फौजदार वहां का मतलब अब वो, हाँ, अब वही वहां का शासक करेगा, वहां शासन वही करेगा। देखिए, सूबेदार जो होता है, सूबेदार पूरा उस जगह का नहीं रहता, वो सूबेदार रहा बिहार का। बिहार मतलब वो बड़ा क्षेत्र का सूबेदार रहा, बड़ा क्षेत्र का। वो बिहार, और बिहार के अंदर ही झारखंड भी आता था, ठीक है। तो वो बिहार का सूबेदार था, और वहां से वो आता था यहाँ पे युद्ध करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो फौजदार बना दिया गया, फौजदार अब वो शासन करेगा। शासन कौन करेगा? फौजदार करेगा। जब सूबेदार बना था कौन? जैसे कि बिहार का सूबेदार अगर यहाँ पे आके आक्रमण किया, इसको जीत लिया, और उसके बाद शासक उसी को बना देता है। जो वहां का शासक रहता है उसी को शासक बना देता है, लेकिन आप नियमित कर दीजिए। लेकिन जो फौजदार बनाया, इसको यहाँ का शासक अच्छा नहीं लगा, उसको हटा दिया, फौजदार को बना दिया। अब शासन कौन करेगा? तो फौजदार करेगा वहां शासन। हाँ, वो अपना एकदम पूरी तरह से अपना अधिकार में ले लिया। एक और क्वेश्चन था, पलामू के चेरो वंश के राजा मेदिनी राय के शासनकाल में चेरो वंश का स्वर्णयुग कहा जाता है। चेरो वंश का स्वर्णयुग किसके शासनकाल को कहा जाता है? मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो का स्वर्णयुग कहा जाता है, ठीक है। हम लोग उत्तर मुगल कालीन पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तर मुगल कालीन में झारखंड, ठीक है। सबसे पहले छोटा नागपुर का नागवंश देखेंगे हम लोग। अब उत्तर मुगल कालीन में आ गए तो हम लोग छोटा नागपुर का नागवंश देखेंगे। तो राम शाह को देखेंगे 1690 से 1715। कितना तक? 1690 से 1715 तक देखेंगे। तो राम शाह जो था, ये कहाँ का शासक था? नागवंशीय शासक था। और नागवंशीय शासक हम लोग उधर भी पढ़ लिए थे, ठीक है। जब औरंगजेब के समय नागवंशी शासक पढ़े थे, वहां पे भी आराम शाह था। वहां पे आराम शाह क्यों था? क्योंकि औरंगजेब कब
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। तो और रामशाह का शासन कितना तक चला है? 1690 से लेकर 1715 तक। तो औरंगजेब के समय तो चला ही चला। अब जो शेष 8 वर्ष बचा हुआ है वो किसके साथ अब इसका चलेगा? अब नहीं, औरंगजेब चल गया। औरंगजेब के बाद कौन आया था? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह जफर जो है अंतिम शासक है, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब के बाद आया, और बहादुर शाह द्वितीय जो था अंतिम मुगल शासक था, जिसे बहादुर शाह जफर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ बहादुर शाह प्रथम को देखेंगे। तो राम शाह जो था किसके समकालीन था? वो औरंगजेब के समकालीन भी था और बहादुर शाह प्रथम के समकालीन भी था, ठीक है। इतना ही राम शाह के बारे में जानना है। अब देखेंगे हम लोग यदुनाथ शाह। किसको देखेंगे? यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह का शासनकाल चला था 1715 से लेकर 1724। 1715 से 1724 जो उतना सर 1751 कहाँ? नहीं सर 1715 से 1724 सर। उसको थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कर लीजिए उसको, 1715 कर लीजिए, ठीक है। राम शाह की मृत्यु के बाद यदुनाथ शाह नागवंश का राजा बना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। यदुनाथ शाह के समय चेरो वंशीय राजा रंजीत सिंह का आक्रमण नागवंश पर हुआ। देखिए, चेरो वंश का राजा रंजीत सिंह ने नागवंशीय शासक पर आक्रमण किया। तो ऐसा नहीं है कि मुगल शासक ही आके आक्रमण करता था, यहाँ क्षेत्रीय राजवंशों में भी लड़ाई होता था अपना क्षेत्र विस्तार करने के लिए। तो यहाँ पे अब कौन देखिए किस पे आक्रमण किया? तो यदुनाथ शाह पर। यदुनाथ शाह पर किस पे किया? यदुनाथ शाह पर। तो यदुनाथ शाह कहाँ के शासक थे? नागवंशी शासक थे। और किसने इस पे आक्रमण किया? चेरो वंशीय रंजीत सिंह ने, चेरो वंशीय रंजीत राय ने उस पे आक्रमण किया, ठीक है। और टोरी क्षेत्र को जीत लिया। किसको जीत लिया? टोरी क्षेत्र। तो बताइए वर्तमान में टोरी कहाँ पर स्थित है? ठीक है, लातेहार में टोरी है। वहां से कौन कौन नदी निकलता है सर? दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी निकलता है लातेहार के टोरी से, ठीक है। याद रखिएगा सर, इस एक एक करके अगर कुछ कुछ याद रख लीजिएगा तो आगे चल के काम देगा। अभी क्या हम लोग सीखे? लातेहार के टोरी से क्या निकलता है? दामोदर नदी। इससे पहले हम लोग औरंगा नदी देखे थे, पता है कहाँ से निकलता है? लोहरदगा से, ठीक है। कहाँ से निकलता है? ठीक। और रंगा, इसको अगर याद रखिएगा तो रंगा, रंग का कलर, ठीक है, लहू के तरह, रंग का कलर लहू के तरह, और लोहरदगा, ठीक है। और उसके बाद एक है अमानत। क्या है? अमानत। अमानत हम लोग किस पे लेते हैं? चित पे लेते हैं, चतरा, ठीक है। अमानत कहाँ लेते हैं? चित पे। चतरा से निकलता है वो, ठीक है। अमानत चतरा से निकलता है। तो 3 नदी हम लोग देख लिए, ठीक है। बताइए तो दामोदर नदी कहाँ से निकलता है? टोरी लातेहार से। उसके बाद औरंगा नदी लोहरदगा से, ठीक है। और अमानत नदी चतरा से, ठीक है। वेरी गुड। इतना तो बोल दिया, हम कहाँ पे थे? ठीक है, यहाँ पे टोरी जीता और उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। राजा रंजीत राय का आक्रमण नागवंशियों पर होता है और उन्होंने टोरी को जीता और उस पर कब्जा कर लिया, टोरी पे कब्जा कर लिया। लेकिन क्या हुआ? 1722 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1722 ईस्वी में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो जो कब्जा किया था टोरी पे, वो फिर से किसका अधिकार हो जाता है? उस पर यदुनाथ शाह का, ठीक है। किसका अधिकार हो जाता है? यदुनाथ शाह का, यानी कि नागवंशी शासक का वो अधिकार हो जाता है। बिहार सूबेदार सरबुलंद खान ने 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया। अब देखिए, इधर चेरो वंश ने भी आक्रमण किया। अब बिहार का सूबेदार सरबुलंद खान ने भी 1717 ईस्वी में यदुनाथ शाह पे आक्रमण किया। क्या सर? हाँ, सरबुलंद खान। यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपए नजराना देकर अपनी जान छुड़ाई। मतलब उसने नजराना कितना दिया? 1 लाख। यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपया नजराना देकर अपनी जान छुड़ाई, ठीक है। हाँ, पेनल्टी। सरबुलंद खां के आक्रमण ने राज्य की राजधानी दोयसा की असुरक्षित स्थिति के कारण यदुनाथ शाह ने अब क्या किया? तो पालकोट को अपनी नई राजधानी बना दी। कहाँ? हाँ, दोयसा से कहाँ कर दिया? हाँ, सरबुलंद खां ने जैसे दोयसा पे आक्रमण किया, इससे क्या लग गया उसको? 1 लाख। हाँ, कौन दिया था 1 लाख रुपया नजराना? यदुनाथ शाह। किसने दिया था? यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह को लगा कि नहीं, दोयसा मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। पहले दोयसा सुरक्षित था,
लेकिन अब उसके बारे में सब जान गया। और दोसा किन नदी के तट पर था बता सकते हैं? शंख नदी के तट पर। शंख नदी के तट पर आपको उस क्लास में, पिछला क्लास में बताया, 3 तरफ वो पहाड़ों से घिरा हुआ था, एक शंख नदी से, और शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला, और दोसा कहाँ पर स्थित है? गुमला में। पूरा चेरो वंश के नागवंशी शासक के लिए वो पूरा 100 साल तक राजधानी रहा। कितना साल तक? 100 साल तक वो राजधानी रहा। अब हाँ, गुमला में। अब जो है, अब उसका राजधानी हस्तांतरित हो गया और यदुनाथ शाह ने अब कहाँ कर दिया? पालकोट। कहाँ कर दिया? पालकोट अपनी राजधानी बना दिया। अब हम लोग देखेंगे शिवनाथ शाह। किसको देखेंगे? शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह का शासनकाल चला था 1724 से लेकर 1733। कितना? 1724 से लेकर 1733 तक। ठीक है। 1733 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार फर्रुखदौला ने शिवनाथ शाह से 12,000 रुपये नजराना वसूला। अब देखिए फिर से सूबेदार वहां चेंज हो गया। अब कौन बन गया? फर्रुखदौला। कौन बन गया? फर्रुखदौला। फर्रुखदौला ने शिवनाथ शाह से कितना नजराना वसूला? 12,000 रुपया नजराना वसूला, जो उतना वीवीआई नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग उदयनाथ शाह। किसको देखेंगे? उदयनाथ शाह। 1733 ईस्वी में बिहार के सूबेदार, 1733 ईस्वी में बिहार का सूबेदार, 33 में ही कौन बन गया? अब अलवर्दी खां बन गया। कौन बन गया? अलवर्दी खां। और अलवर्दी खां ने क्या किया? इसका एक कर निर्धारित किया। उदयनाथ शाह के लिए कर निर्धारित किसने किया? अलवर्दी खां। किसने किया था? अलवर्दी खां ने। कब किया था? 1733 ईस्वी में। कौन? हाँ, मुगल का सूबेदार था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां के बारे में कुछ बता सकते हैं? एक्स्ट्रा फैक्ट क्या नाम था? ये वही अलवर्दी खां है ना जिसने यूरोपियन को क्या बोला था कि यूरोपियन एक मधुमक्खी का छत है, अगर उसको छेड़ोगे नहीं तो वो क्या देगा? शहद देगा, और अगर उसको छेड़ोगे तो काट लेगा। ठीक है। इसलिए अलवर्दी खां कभी हस्तक्षेप नहीं किया यूरोपियन से, यानी कि अंग्रेज से ना, अंग्रेज हुआ, उसके बाद फ्रांसीसी हुआ, ये सब जो है, इस सब से कभी ये छेड़छाड़ नहीं किया, अपना खाली काम निकाला। वो कौन था? अलवर्दी खां। हाँ, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो वो हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है। तो उदयनाथ शाह देख लिए हम लोग। हम लोग देखेंगे श्याम सुंदर नाथ शाह। किसके बारे में देखेंगे? श्याम सुंदर नाथ शाह। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नाम क्या है? श्याम सुंदर नाथ शाह। श्याम सुंदर नाथ शाह। ये मराठों का सर्वप्रथम आगमन श्याम सुंदर नाथ शाह के कार्यकाल में हुआ था। सबसे पहले जो मराठा है झारखंड में किसके काल में पहुंचा था? तो श्याम सुंदर नाथ शाह के समय में पहुंचा था। ठीक है। सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण नागवंश पर 1742 ईस्वी में, क्या है जी? हाँ, नहीं, भास्कर, मराठा भास्कर राव पंडित के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मराठा भास्कर राव पंडित के द्वारा। तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जो मराठा आक्रमण किया था, किस मराठा ने आक्रमण किया था? तो भास्कर राव। क्या? मराठा भास्कर राव पंडित ने आक्रमण किया था। ठीक है। और उस समय यहाँ का नागवंशी राजा कौन था? श्याम सुंदर नाथ शाह। कौन था? श्याम सुंदर नाथ शाह। और आक्रमण कब किया था? 1742। कब किया था? 1742। 1742 ईस्वी में मराठा का आक्रमण नागवंश पर हुआ था। ठीक है। नागवंश पर 1742 में मराठा का आक्रमण हुआ था। तो किस मराठा ने आक्रमण किया था? भास्कर राव पंडित। किसने किया था? भास्कर राव पंडित ने किया था। उस समय नागवंश का राजा कौन था? तो श्याम सुंदर नाथ। कौन था? श्याम सुंदर नाथ शाह। ठीक है। झारखंड में मराठा के बार बार प्रवेश से क्षेत्रीय राजवंश पर गहरा प्रभाव पड़ा। बार बार बंगाल बिहार के मुगल सूबेदार। अच्छा, ये वाला सर। हाँ सर, वो जो मराठा था ना, मराठा जब आया था झारखंड में, तो यहाँ पे किसका शासन चल रहा था? आप ही समझिए। यहाँ पे मुगल का शासक चल रहा था, मतलब मुगल का अधिकार था ना इस पे। तो मुगल और सूबेदार जो था, बिहार का सूबेदार था, वो मुगल के अधीन था। तो वही सब आया और इसको मराठा को खदेड़ दिया। लेकिन कितना दिन खदेड़ेगा? बार बार वो आ जाता था, बार बार आ जाता था। वो बहुत दूर में था, दिल्ली में था, और ये नजदीक में था, तो बार बार ये आ जाता था, जिससे धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका अस्तित्व आ गया, मराठा का यहाँ पे अस्तित्व आ गया, और मुगल का अस्तित्व खत्म हो गया। मुगल का अस्तित्व खत्म होने का कारण क्या हो गया ना, कि एक तो वो दूर हो गया, और ऊपर से क्या, कमजोर शासक बनने लगा। अब कमजोर शासक कहाँ तक ये मजबूत था? औरंगजेब तक ये मजबूत था। उसके बाद ये कमजोर पड़ गया और मराठा उभरा था उस समय।
तो ये मजबूत था, इसलिए यहाँ पे अधिकार किसका हो गया? जो मजबूत होगा उसी का अधिकार होगा। तो यहाँ अधिकार किसका होने लगा? मराठा का अधिकार होने लगा। ठीक है, तो झारखंड में मराठा के बार बार प्रवेश से क्षेत्रीय राजवंशों पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम यह निकला कि अब झारखंड पर से मुगल प्रभाव समाप्त हो गया और मराठों का प्रभाव स्थापित हो गया। ठीक है, वही चीज है। 31 अगस्त 1743 ईस्वी को 1743 सर 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव कौन? पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुई। किसके बीच हुआ? पेशवा बाजीराव नहीं, पेशवा बालाजी राव। क्या? पेशवा बालाजी राव और रघुजी भोसले के बीच एक संधि हुआ। और इस संधि हाँ रघुजी भोसले कौन थे? सर ये भी मराठा था, ये भी मराठा था, लेकिन ये जो था ना उसका हेड था, ये पेशवा का सबसे बड़ा हेड था बालाजी राव। ठीक है, और रघु जी आया था आक्रमण करने के लिए। आक्रमण करने के लिए कहाँ आया? झारखंड। अब जब दोनों में संधि हुआ तो क्या पता चला, उससे क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला कि झारखंड का क्षेत्र पर अब रघुजी भोसले का अधिकार हो गया। और यहाँ पे अब कौन राज करेगा? रघुजी भोसले करेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पलामू के चेरो वंश के बारे में। अभी हम लोग क्या चीज के बारे में जान रहे थे? नागवंश के बारे में। छोटा नागपुर का नागवंश के बारे में जान रहे थे। उत्तर मुगल काल में हम लोग नागवंश के बारे में जाने। उत्तर मुगल कालीन में झारखंड का नागवंश देखें। अब क्या देखेंगे? उत्तर मुगल कालीन में हाँ झारखंड में चेरो वंश का क्या चेरो पलामू के चेरो वंश में क्या क्या हुआ। ठीक है, इसी को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे साहेब राय। किसको देखेंगे? साहेब राय। साहेब राय का जो शासनकाल था वो था 1697 से 1716 तक। कितना? 1697 से 1716 तक। तो अब साहेब राय का समकालीन कौन कौन था? तो पहले बहादुर शाह प्रथम, पहला बहादुर शाह प्रथम था। उसके बाद जहांदार शाह भी था, और उसके बाद फर्रुख सियर भी था। उसके बाद और कोई था, बता सकते हैं? साहेब राय के समय औरंगजेब भी था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। तो औरंगजेब भी होगा। ठीक है, अब हम इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखेंगे हम लोग रंजीत राय। किसको देखेंगे? रंजीत राय। रंजीत राय ने टोरी को अपने कब्जे में ले लिया। रंजीत राय ने टोरी को अपने कब्जे में ले लिया। हम लोग उधर भी पढ़े थे ना कि चेरो, हाँ वही तो बोले, चेरो शासक रंजीत सिंह जो था, इसने टोरी पे अधिकार कर लिया था। ऐसा नहीं पढ़े थे? और वही चीज बोल रहा है कि टोरी पर अधिकार कर लिया, अपना कब्जे में ले लिया। जो नागवंशी क्षेत्र था, पहले उसमें नागवंशी क्षेत्र का था वो। और 1722 ईस्वी में जैसे ही रंजीत राय की मृत्यु हुई, फिर वो किसका अधिकार हो गया? नागवंशियों का अधिकार हो गया, उस पे हो गया। अब रंजीत राय हम लोग जान गए। आप देखेंगे जय कृष्ण राय। किसको देखेंगे? जय कृष्ण राय। और जय कृष्ण राय का शासनकाल कितना चला था? 1722 से लेकर 1770। कितना तक? 1722 से लेकर 1770 तक। ठीक है, रंजीत राय की हत्या कर गद्दी पर बैठे, मतलब रंजीत राय की हत्या किसने किया था? तो जय कृष्ण राय। और वहां का गद्दी पर, मतलब चेरो का गद्दी पर कौन बैठा? जय कृष्ण राय बैठा। ठीक है, और इसके समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो फर्रुखदौला। जय कृष्ण राय के समय बिहार का सूबेदार कौन था? फर्रुखदौला, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जिसने 5000 रुपये सालाना कर जय कृष्ण राय से वसूले। कितना सालाना कर वसूले? 5000 रुपया सालाना कर किससे वसूले? तो जय कृष्ण राय से। और किसने वसूले? फर्रुखदौला, फर्रुख सियर ने। फर्रुखदौला कौन था? तो मुगल सूबेदार था, बिहार का मुगल सूबेदार था। ठीक है, अंतिम मुगल हस्तक्षेप पलामू पर जो किया था वो कौन किया था? हिदायत अली ने किया था। अंतिम मुगल हस्तक्षेप, मतलब उसके बाद मुगल ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। तो अंतिम मुगल हस्तक्षेप किसने किया था? हिदायत अली ने किया था। कहां पर? तो पलामू पर। ठीक है, पलामू पर हाँ, अब देखिए पलामू पर मुगल प्रभाव की जगह पर अब किसका प्रभाव आ गया? मराठा का आया था ना। जय कृष्ण राय का दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया। क्या बन गया? हाँ, मतलब अब वहां पे सिर्फ षड्यंत्र होने लगा, सिर्फ राजनीति होने लगा। ठीक है, और अब
पलामू जो एकत्रित था, अब वहां क्या हो गया कि दक्षिणी पलामू पर चेरो वंश का अधिकार था, जबकि उत्तरी पलामू पर अब दो चीज आ गया, क्या क्या, राजपूत भी आ गया और मुस्लिम भी आ गया। तो राजपूत का अधिकार हो गया और मुस्लिम का, दोनों का प्रभाव पड़ गया कहाँ पे, उत्तरी पलामू में, जबकि दक्षिणी पलामू पे चेरो राजवंश का यह अधिकार रहा। ठीक है, अब देखिए बाह्य शक्ति के लिए पलामू की स्थिति अनुकूल बनी रही, क्योंकि अब बाहर वाला कोई अब यहाँ पे आक्रमण नहीं करने लगा। क्यों नहीं करने लगा कि आप जान रहे कि मुगल करता था, तो मुगल क्या हो गया, अब पूरी तरह से समाप्त, क्योंकि उसका जितना भी बड़ा जितना भी अच्छा योद्धा था, या फिर आप बोल सकते हैं शासक, वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब छोटा छोटा शासक बचा, वो खुद अब नहीं बच पा रहा है, क्योंकि अब वो किससे परेशान है, वो तो अब अंग्रेज से परेशान है, क्योंकि अंग्रेज आ चुका था उस समय, तो अंग्रेज से वो परेशान था, और वो किस पे अधिकार कर रहा है, तो खुद अपना गद्दी बचाने पे लगा हुआ है वो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया। अब अंग्रेजों ने झारखंड पे फायदा उठाया, तो झारखंड पे क्या फायदा उठाया वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1767 अभी आएंगे हम लोग उधर। ठीक है, कि सबसे पहले झारखंड में प्रवेश किया था 1767 ईस्वी में। क्यों आया था, तो उसको बुलाया गया था, उसको निमंत्रण देके बुलाया गया था, ऐसे यहाँ झारखंड में वो प्रवेश नहीं किया था। बताइए, उत्तर मुगल कालीन सिंहभूम के शासक कांसीराम सिंह मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। जिस समय सिंहभूम का शासक कांसीराम सिंह था, जिस समय सिंहभूम का शासक कौन था, कांसीराम सिंह था, उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम था। कौन था, बहादुर शाह प्रथम था। ठीक है, यही याद रखना है। कांसीराम के बाद शासक कौन बना, छत्रपति सिंह। कांसीराम सिंह के बाद कौन बना, छत्रपति सिंह, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बनता अर्जुन सिंह। कौन बना, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद कौन बना, तो जगन्नाथ सिंह। कौन बना, जगन्नाथ सिंह के बाद बना पुरुषोत्तम सिंह। ठीक है, और पुरुषोत्तम सिंह के बाद बना अर्जुन सिंह द्वितीय। कौन बना, अर्जुन सिंह द्वितीय बना। अब यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय का जो लालन पालन किया था ना, उसका चाचा ने किया था। किसने किया था, उसका चाचा ने किया था, जिसके कारण चाचा को जागीर के रूप में सिंहभूम के जो पौर क्षेत्र है वो मिल गया, और 12 गांव उसमें शामिल था। यानी कि अर्जुन सिंह तो शासक था ही, उसका लालन पालन किसने किया, उसका चाचा ने किया। जब उसका चाचा ने उसका लालन पालन किया, तो सिंहभूम का कुछ क्षेत्र किसको दे दिया, अपने चाचा को दे दिया, जिसमें 12 गांव शामिल थे। कितने गांव शामिल थे, 12 गांव। और उसका चाचा का नाम था विक्रम सिंह। क्या नाम था उसका, विक्रम सिंह। उसका चाचा का नाम क्या था, विक्रम सिंह। अब विक्रम सिंह ने क्या किया, इस जागीर का विस्तार किया। वो जो 12 गांव दिया था, पौर के नाम से जाना जाता था, उसको विस्तार किया और एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। क्योंकि विक्रम सिंह एक अच्छा शासक था, उसने उसका विस्तार किया और एक राज्य के रूप में उसको विस्तार कर दिया, और जिसकी राजधानी क्या बना दिया, सरायकेला को बना दिया। किसको बना दिया, सरायकेला को बना दिया। और बाद में यह राज्य सरायकेला के नाम से जाना जाने लगा। वही राज्य जो है बाद में सरायकेला के नाम से जाने लगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सरायकेला को राजधानी किसने बनाया था, या फिर पूछा जाए सरायकेला की स्थापना किसने की, तो कौन हो जाएगा, विक्रम सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विक्रम सिंह। और पूछा जाए कि विक्रम सिंह कौन था, तो अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा। ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था। ठीक है, क्या चाचे था सर, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अमर सिंह। ठीक है, किसको देखेंगे, अमर सिंह। अर्जुन सिंह के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना, अमर सिंह, जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, किसको देखेंगे, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। ये बहुत VVI है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ बहुत VVI है। आपको बोले थे ना कि अंग्रेज को निमंत्रण दिया गया था, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ उसको आमंत्रित किया था। ठीक है, पोरहाट में अशांति का काल पड़ गया था, अशांति पड़ गया था, मतलब अशांति हो गया था। अशांति का मतलब क्या हुआ था, मतभेद हो गया होगा, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। वो अशांति कौन किया था, तो आदिवासियों का विद्रोह हो गया था। वहां आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था, पोरहाट में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था। किसके शासन काल में, तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस शासक के काल में आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया था, तो किसका, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के। ठीक है, लड़ाका कोल्हान से बाहर विद्रोह करते उत्पाद मचा रहे थे। वो कोल्हान से आए, किधर से आए, लड़ाका कोल जो है कोल्हान से आते हुए कहां तक पहुंच गए, तो वहीं
पोरहाट तरफ आ गए, पोरहाट तरफ, और वही सब तो आदिवासी का विद्रोह चल रहा था, तो विद्रोह कर रहा था, ठीक है। और जनजातियों के इस विद्रोह के कारण मतलब जगन्नाथ सिंह जो था जगन्नाथ सिंह चतुर्थ, वो इस विद्रोह को नहीं दबा पा रहा था, जो जनजाति विद्रोह कर रहा था इसको दबा नहीं पा रहा था, जिसके कारण उसने क्या किया कि अंग्रेजों का शरण ले लिया, यानी कि अंग्रेजों को निमंत्रण दे दिया कि आप आइए और मेरा रक्षा कीजिए। तो जगन्नाथ सिंह ने अंग्रेजों का शरण ले लिया और उस अंग्रेजों ने उसका सहायता भी किया, इस आंदोलन को, इस विद्रोह को दबाया भी अंग्रेजों ने, और नागवंशियों ने भी इसका सहायता किया। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ का नागवंशियों ने भी सहायता किया। तो आपसे पूछा जाएगा कि जगन्नाथ सिंह का सहायता किसने किसने किया इस विद्रोह को दबाने के लिए? ठीक है, नागवंशियों ने भी और अंग्रेजों ने भी। इसी के समय सर्वप्रथम 1767 ईस्वी में अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ। कब हुआ था? 1767 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ, क्या बोले? जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय। हाँ, सबसे पहले पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया था? तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के समय। उसके बाद पूछा जाएगा कि झारखंड में सर्वप्रथम कब अंग्रेज प्रवेश किया था? तो कब? 1767। कब? 1767 में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे हजारीबाग क्षेत्र के राजवंशों के बारे में। कहाँ के बारे में जानेंगे? हजारीबाग क्षेत्र के राजवंशों के बारे में। तो वहां का दलेल सिंह को जानेंगे, ठीक है। हजारीबाग क्षेत्र में कौन शासन कर रहा था? दलेल सिंह। वो 57 वर्ष तक वहां का शासन करता रहा। हजारीबाग क्षेत्र में दलेल सिंह ने कितना दिन तक शासन किया? 57 साल तक किया, ठीक है। रामगढ़ का विकास हुआ इसी के काल में, मतलब रामगढ़ का विकास किसके शासन काल में हुआ? तो दलेल सिंह के शासन काल में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विष्णु सिंह। किसके बारे में देखेंगे? विष्णु सिंह के बारे में जानेंगे। विष्णु सिंह का शासनकाल कितना दिन तक था? तो 1724 से 1763, 1724 से 1763। और ये भी कहाँ का क्षेत्र है? हजारीबाग क्षेत्र का है, ठीक है। उस समय बंगाल बिहार का सूबेदार कौन था? तो अलवर्दी खान। देखिए 1724, वो 1733 में भी था ना, अलवर्दी खान बहुत दिन तक वहां का सूबेदार रहा। तो 1724 से 1763 तक विष्णु सिंह का शासन चला हजारीबाग में, और बंगाल बिहार का सूबेदार उस समय कौन था? अलवर्दी खान था। अलवर्दी खान है, हाँ, मधुमक्खी का छत है। अंग्रेज नहीं, उसको यूरोपियन बोलिए, क्योंकि जितना भी यूरोपियन आया था, ठीक है, सबको बोला था। अलवर्दी खान है हिदायत अली को सालाना कर वसूलने रामगढ़ भेजा। किसको भेजा? हिदायत अली को। अलवर्दी खान हिदायत अली को कर वसूलने के लिए कहाँ भेजा? रामगढ़ भेजा। और सालाना कर 12,000 रुपए निर्धारित किया गया। विष्णु सिंह पे कितना का सालाना कर निर्धारित किया? 12,000 रुपया सालाना कर निर्धारित किया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मुकुंद सिंह। किसको देखेंगे? मुकुंद सिंह। तो विष्णु सिंह के बाद कौन आया? मुकुंद सिंह। अब हम इसको तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि मानभूम में कोई खास काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, ठीक है। मानभूम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है। आप लोग संथाल परगना क्षेत्र में देखेंगे। किधर देखेंगे? संथाल परगना क्षेत्र में राजवंश। कहाँ देखेंगे? संथाल परगना क्षेत्र के राजवंश, ठीक है। 1710 ईस्वी में फर्रुख सियर राजमहल आया। कहाँ आया? राजमहल आया। कब आया था? 1710 ईस्वी में। 1710 ईस्वी में फर्रुख सियर राजमहल आया। 1740 ईस्वी में गिरिया की लड़ाई के लिए अलवर्दी खां तेलियागढ़ी होकर आगे बढ़ा। अलवर्दी खां, ठीक है। तेलियागढ़ी कहाँ है? राजमहल क्षेत्र। राजमहल क्षेत्र किधर है? ठीक है, साहेबगंज तरफ, यानी संथाल परगना तरफ। और तेलियागढ़ी कहाँ है? तेलियागढ़ी है बंगाल में। कहाँ है? तेलियागढ़ी बंगाल में है, और ये भागीरथी नदी के तट पर है, ठीक है। तो वहां की गिरिया, तेलियागढ़ी बोलते, सॉरी, गिरिया कहाँ पर स्थित है? बंगाल में गिरिया है, बंगाल में। और किस नदी के तट पर? भागीरथी नदी के तट पर। वहीं पे एक युद्ध हो रहा था। वही युद्ध में जाने मतलब वहां पे अलवर्दी खां जा रहा था, तो किधर से गया? तेलियागढ़ी होते हुए गया। और तेलियागढ़ी कहाँ पे पाया जाता है? झारखंड के रामगढ़ राजमहल क्षेत्र में, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में है, ठीक है। उधर से होते हुए वो बिहार गया था, बंगाल गया था। ऐसे भी आप देखिए कि वो जो रहता है राजमहल क्षेत्र जो है ना, वहां से बहुत आसान होता है बंगाल घुसने में। भागीरथी नदी के तट पर, और कहाँ पर है? तो बंगाल में।
ठीक है। 1743 ईस्वी में 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा बालाजी राव राजमहल के वामनगांवा होते हुए बंगाल पहुंचे। 1743 ईस्वी में मराठा पेशवा कौन था? बालाजी राव राजमहल के वामनगांवा होते हुए बंगाल पहुंचे। तो राजमहल से भी याद रखिएगा, ठीक है, उतना डीप में नहीं पूछेगा, वामनगांवा नहीं पूछेगा, ठीक है। 1743 ईस्वी में जो मराठा शासक कौन था? बालाजी राव, वो राजमहल क्षेत्र से होते हुए कहाँ पे पहुंचा? बंगाल पहुंचा। कहाँ पहुंचा? बंगाल। राजमहल के क्षेत्र में है वामनगांवा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए, जैसे देवहर होते हुए, जैसे झारखंड के देवहर से होते हुए हम कहाँ गए? बंगाल गए। अब उसी में आपका कोई क्षेत्र पा जाता है, एक गांव पा जाता है, तो वही गांव का चर्चा कर दिया गया। हाँ सर, ठीक है, सरामा, ठीक है, अच्छा ठीक है, पांडे, ठीक है सर, जो जिसका जो रखना है रख लीजिए, ठीक है। तो ठीक है सर, तो आज हम लोग का आज नहीं, मिडिएवल खत्म हो गया सर। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। अगला क्लास आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्त को भी बोलिए सब्सक्राइब करने, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।